ठीक है भाई, फटाफट बताओ एक बार, क्या सारे लोग तैयार हैं? बोलो भाई, क्या आप सारे लोग तैयार हैं, बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं? तो आज का और पिछली क्लास हमने रैंकिंग टॉपिक खत्म किया था। तो रैंकिंग में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो फटाफट मुझे बता दीजिए। कि रैंकिंग में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख तकलीफ हो तो फटाफट बताइए भाई। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। अब मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है भाई? एक बार फटाफट बता दो सभी को नमस्कार। अंजलि, विजय, अर्चना, काजल, रिंकी, सभी को नमस्कार दोस्तों, एक बार फटाफट बताओ। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप तक? एक बार फटाफट बता दीजिए। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन। और पिछला टॉपिक हमने रैंकिंग टॉपिक को खत्म किया था, रैंकिंग क्रम व्यवस्था। और आशा और उम्मीद है कि आप इस टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो भाई साहब, ये टॉपिक रैंकिंग जो है ना आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्लड रिलेशन, है ना? रक्त संबंध, रक्त संबंध। और ब्लड रिलेशन में कुल 3 प्रकार के सवाल आते हैं प्यारे दोस्तों। कुल 3 प्रकार के ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले टाइप को हम बोलते हैं पजल फॉर्म। पजल फॉर्म मतलब पहेली वाले सवाल। मतलब कुछ इस प्रकार का सवाल होता है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, इस प्रकार का। दूसरे दूसरा पॉइंट है इसमें पॉइंटिंग फॉर्म, इशारा करने वाले सवाल। और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कोडेड रिलेशनशिप। आजकल एसएससी में सबसे ज्यादा इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडेड रिलेशनशिप्स, है ना? या फिर किसी भी एग्जाम को ले ले तो सबसे ज्यादा कोडेड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे तीनों का तीनों पार्ट, ठीक है? तीनों के तीनों पार्ट पढ़ेंगे। चलो, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है फिगर बनाना। अगर आप फिगर बना लेंगे तो 100% क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चन का आंसर ना आए, 100% आपके प्रश्न का उत्तर आएगा अगर आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक में फिगर बन गया तो। ठीक है? तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, ब्लड रिलेशन में क्या पॉइंट है। तो सर, प्लस हमेशा मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और माइनस हमेशा फीमेल के लिए। ये की पॉइंट है दोस्तों, कि प्लस साइन जो होता है ना वो हमेशा मेल के लिए यूज किया जाता है और माइनस साइन हमेशा फीमेल के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है भाई? अब जरा देखो ध्यान से, रिलेशन जब भी उठाते हैं ना हम खुद से रिलेशन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं कि ये आप है ना, ये आप है, तो हमेशा आपसे एक जनरेशन ऊपर कौन कौन लोग होंगे? तो आपसे एक जनरेशन ऊपर हमेशा कौन होते हैं? आपके मम्मी पापा होते हैं, फादर एंड मदर। ठीक है? आपसे एक जनरेशन ऊपर। उसके बाद से एक जनरेशन में फादर की साइड से जितने भी रिश्ते आएंगे आपसे एक जनरेशन ऊपर, जैसे फादर के भाई आपके लगेंगे अंकल, है ना? जरा ये देखो, फादर के साइड से रिलेशन अगर निकाले तो अंकल, इनको हम चाचा बोलते हैं। और अगर फादर की बहन हुई तो आंट, जिनको हम क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। ठीक है भाई? उसके बाद से अंकल की वाइफ आंटी भी आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगी। और आपके आंट मतलब पैटर्नल आंट, बुआ से, बुआ के हस्बैंड जो फूफा जी होंगे वो आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे। मदर की साइड से जो रिलेशन होगा, मम्मी के भाई आपके क्या लगते हैं? मैटर्नल, आपके लगते हैं मैटर्नल अंकल।
मम्मी के भाई आपके क्या लगते हैं? मैटरनल अंकल, हिंदी में बोलते हैं मामा। और मम्मी की बहन आपकी क्या लगती हैं? मैटरनल आंट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं मौसी। ये हमेशा आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे। अच्छा, उसके बाद से अगर हम बात करें कि फादर के फादर, जो फादर के फादर होंगे ना, वो आपके क्या लगेंगे? ग्रैंड फादर, दादा या फिर दादी। क्या लगेंगे? ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, दादा या फिर दादी। अगर पिता की साइड से अगर पिता की साइड से आप रिलेशन लेंगे तो दादा दादी कहते हैं, मम्मी के साइड से रिलेशन लेंगे तो नाना और नानी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि वन जनरेशन अबव, एक जनरेशन ऊपर कौन कौन से लोग होते हैं उसे देखो। एक जनरेशन ऊपर कौन कौन से लोग होते हैं, तो जरा ध्यान से देखना। फादर, पिता, मदर, माँ, अंकल, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, इन सबको अंकल कहते हैं। मैटरनल पैटर्नल कई बार लगा देते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं आंट, चाची, बुआ, मौसी, मामी, इन सबको हम क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। ये आपसे हमेशा क्या होते हैं? एक जनरेशन ऊपर होते हैं। उसके साथ ही साथ एक जनरेशन ऊपर कौन कौन होते हैं, तो उसे भी ध्यान से समझिएगा। फादर इन लॉ, ससुर, फादर इन लॉ ससुर, और मदर इन लॉ सास, मदर इन लॉ सास। ये हमेशा आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे। ये हमेशा क्या होंगे? आपसे एक जनरेशन ऊपर, ये हमेशा लोग आपसे होते हैं। अगर मैं दो जनरेशन ऊपर की बात करूं कि दो जनरेशन ऊपर लोग कौन कौन से होते हैं, टू जनरेशन अबव, डायरेक्ट ये रिश्ते आपको जानने चाहिए। तो दो जनरेशन ऊपर होते हैं ग्रैंड फादर, दादा, ग्रैंड फादर, दादा, ग्रैंड मदर, हिंदी में हम दादी बोलेंगे, या फिर मैटरनल ग्रैंडफादर, मम्मी के साइड से रिलेशन लेंगे तो मैटरनल ग्रैंडफादर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाना, एंड मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नानी। अच्छा, दादाजी के भाई और बहन भी आपके दादा दादी ही लगेंगे, है ना? और नाना और नानी के भाई बहन भी आपके नाना और नानी ही लगेंगे। ये आपसे हमेशा दो जनरेशन ऊपर होते हैं। जो ये रिलेशन है ये हमेशा आपसे दो जनरेशन ऊपर होता है। ठीक है भाई। उसके बाद से अगर हम बात करें कि सर सेम रिलेशन में कितने लोग आएंगे, सेम मतलब सेम जनरेशन में कितने लोग आएंगे। अब सेम जनरेशन का जरा एक बार ध्यान से समझिएगा कि सेम जनरेशन में कौन कौन आएगा। तो सेम जनरेशन में आते हैं ब्रदर, भाई, और ब्रदर भाई, सिस्टर, बहन, सिस्टर बहन। अच्छा, जब भी मैं अगर ब्रदर और सिस्टर की बात करूंगा तो वो आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। ऐसा नहीं है कि कई बार आप दोस्तों में कह देते हैं तू भाई है मेरा, तो वो रियल नहीं है, उसको ब्रदर नहीं कह सकते। आप रोड पे जाके किसी को ब्रदर किसी को सिस्टर कह दो तो ऐसे तो आंटी सब्जी दे दो भी कह दो तो आंटी वो भी होती हैं, आंटी घर में भी होती हैं, है कि नहीं? तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि भाई ब्रदर और सिस्टर की बात करेंगे तो रियल। उसके अलावा जो होंगे उस उन सबको हम कजिन कहेंगे। कजिन मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन, इन सबको हम क्या कहते हैं? कजिन कहते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? कजिन कहते हैं। ये सब आपसे एक सेम जनरेशन शेयर करेंगे। सिबलिंग्स, बेटा सिबलिंग्स जो आपने लिखा है, सिबलिंग्स मतलब होता है एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतान। सिबलिंग्स का मतलब होता है एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतान, है ना? तो जैसे मान लो आपके घर में आपका एक भाई होगा, बहन होगा, तो आप दोनों आपस में सिबलिंग्स हुए, सहोदर हुए।
क्योंकि आप भाई और बहन जो भी आप हैं वो एक ही माँ बाप से उत्पन्न दोनों संतान है, ठीक है ना। उसके अलावा आप जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ, सॉरी वाइफ, पत्नी भी सेम जनरेशन में होती है, सेम जनरेशन। ब्रदर इन लॉ, साला, सिस्टर इन लॉ, साली, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, सेम जनरेशन को शेयर करते हैं। ये सारे किस जनरेशन को, सेम जनरेशन को शेयर करते हैं। अगर मैं दो जनरेशन ऊपर, अगर मैं एक जनरेशन नीचे की बात करूं, वन जनरेशन बिलो, एक जनरेशन नीचे की अगर बात की जाए कि एक जनरेशन नीचे कौन कौन होते हैं, तो बेटा वो होते हैं सन बेटा, डॉटर बेटी, है ना। उसके बाद नेफ्यू एंड नीस, नेफ्यू नीस, है ना। भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, या फिर भांजा भांजी, ये हमेशा आपसे एक जनरेशन क्या होते हैं, नीचे होते हैं। अगर हम दो जनरेशन नीचे की बात करें दोस्तों, तो आपका नाती लगेगा, नातिन या पोता या फिर पोती। तो इतना रिलेशन तो आप सारे लोगों को पता ही होगा, और बड़े आराम से आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे, बड़े आराम से उसे आप सॉल्व भी कर पाएंगे। अब जरा आओ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें, फिगर बनाना। फिगर कैसे बनाते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना कि फिगर कैसे बनाते हैं। जरा अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखूं, फिगर बनाना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिगर बनाना सीख गए तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं प्यारे दोस्तों, इन बातों में ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जिसके लिए ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं काउंटिंग ऑफ फिगर आपको पढ़ा रहा था, तो मैं ट्रिक शुरुआत में लगा रहा था। कैलेंडर मैंने पढ़ाया तो ट्रिक लगा के पढ़ाया। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ट्रिक से नहीं चलते हैं, उसके लिए एक अप्रोच होती है। जैसे ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है। सवाल जब तक शुरू से लेके अंतिम तक नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच सकते। मतलब सवाल पढ़ना मैंडेटरी है। अगर क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक कोई कैलेंडर का क्वेश्चन दूं, तो आप क्वेश्चन पढ़ो ना पढ़ो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ट्रिक लगा दोगे आप। लेकिन जब भी ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो इसकी ट्रिक नहीं होती है, इसका अप्रोच होता है कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, इसका आपको फिगर बनाना है। ए बी का पिता है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, कि कभी भी जो है ना, जेंडर के बेस पे, कभी भी किसी नाम के बेस पे जेंडर डिफाइन नहीं करना। जैसे यहां पे लिखा हो सलोनी, तो सलोनी का जब तक जेंडर सवाल ने ना बोल रखा है, तब तक जेंडर अपनी मर्जी से सलोनी को पुरुष या स्त्री मत समझना। ठीक है भाई। अब ए बी का पिता है, ए बी का अगर पिता है तो बताओ कैसे प्लेस करेंगे हम इसको। तो आप क्या कहोगे कि सर ए अगर पिता है तो बी से एक जनरेशन ऊपर होगा, ठीक है, और पिता है तो ए क्या होगा, मेल होगा। लेकिन क्या बी का जेंडर आपको पता है, बी कैन बी मेल, कैन बी फीमेल, हो सकता है कि नहीं। बी पुरुष भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है। लेकिन ये कंफर्म है कि ए जो है ना वो व्यक्ति पिता है तो मेल है, और बी का पिता है तो बी से एक जनरेशन ऊपर। तीर से हम ऐसे डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे बेटा, तीर से ऐसे ही डिनोट करने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की मां है। अब बताओ, अब कॉपी पेन ले लेना, कॉपी पेन लेके बैठे रहना और फिगर बनाने की कोशिश करना। ए बी की मां है। अब ए कौन है, मम्मी है, किसकी है, बी की, तो बी से एक जनरेशन ऊपर होंगी। और ए अगर मम्मी है तो ए स्त्री होंगी। लेकिन बी का जेंडर पता है, बी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। लेकिन कंफर्म बात है कि ए कौन है, बी की मां है। अगर मैं आगे यहां पे एक और आपके सामने स्टेटमेंट दूं कि ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए बी के दादा हैं, ए बी के दादा हैं।
अब जरा ए और बी को कैसे प्लेस करेंगे, तो दादा हो गए, इसका मतलब ए 2 जनरेशन ऊपर है किससे, बी से। अब आप मुझे बताओ बी के कोई ना कोई एक पिता होंगे, और इन पिता के पिता ही तो ए दादा बनेंगे, बताओ हाँ या ना। जैसे अगर ए को दादा करना है, इसका मतलब बी के फादर की बात हो रही है, तो ए बी के फादर जो अपनी मर्जी से आपने बना लिया, इनके फादर ए हैं, तो ए कौन है, बी के दादा है। ए अगर दादा है तो पुरुष है, लेकिन क्या बी का जेंडर डिफाइन है, नहीं है। अगर मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ, ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी के नाना है। अगर ए बी के नाना है, इसका मतलब ये हुआ कि ए तो पुरुष होंगे, बी के नाना है, तो बी की मम्मी, मम्मी के पिता ही तो नाना कहलाएंगे ना, तो बी की मम्मी के फादर मतलब ए हैं, बी की मम्मी के फादर ए हैं, इसका मतलब ए कौन है, बी के नाना जी हैं। ठीक है, कौन है, नाना जी हैं। आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी लिखा हो, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी के पति हैं, ए कौन है, बी के पति हैं। अगर ए बी के पति हैं, इसका मतलब सेम जनरेशन में होंगे, और अगर सेम जनरेशन में होंगे तो ए पति हैं, किसके पति हैं, बी के, तो बी कौन होंगी, फीमेल। अब यहां मत बोल देना कि जेंडर डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में हमेशा पुरुष की शादी स्त्री और स्त्री की शादी पुरुष से ही होगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई नियम काम नहीं करता है। तो बोला गया है ए कौन है, बी के पति हैं, अगर ए पति हैं तो बी कौन होंगी, पत्नी होंगी। अगर मान लो मैं कह दूं कि ए एंड बी आर कजिन, ए एंड बी आर कजिन, ए और बी कजिन है। और ध्यान रखिएगा कजिन ऐसे ही लिखा है, एग्जाम में भी आता है कि ए और बी कजिन है। अगर ए और बी कजिन है, इसका मतलब ए और बी सेम जनरेशन में होंगे, लेकिन कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं आता है। इसका मतलब ए और बी का जेंडर आपको नहीं पता है कि ए और बी का जेंडर क्या होगा, लेकिन ए और बी क्या है, कजिन है। आगे जरा देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे लिख दूं कि ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, ए बी के ससुर हैं, ए कौन है, बी के ससुर हैं। अगर ए बी के ससुर हैं, तो अब जरा इसका फिगर कैसे बनाओगे, इसके 2 फिगर बनेंगे। अगर मान लो ए ससुर है ना, अगर मान लो बी मेल हुआ तो बी की शादी किसी फीमेल से होंगी और इनके पिता ए होंगे, तो इसका मतलब ए कौन है, बी के पत्नी के पिता, तो ससुर जी लगेंगे। या फिर अगर मान लो बी फीमेल हुई तो इसकी शादी किसी मेल से होगी और इनके पिता क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। तब भी देखो बी के पति के पिता कौन लगेंगे, बी ए बी के ससुर लगेंगे। तो आप इस तरीके से भी फिगर बना सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से आएगा, और जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट आपके सामने दे रहा हूं कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी। ए बी के पति हैं, ए बी के पति हैं और सी के पिता हैं, और सी के पिता हैं। ए बी के पति हैं और सी के पिता हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस फिगर को बनाएं तो ए कौन है, पति हैं, किसके पति हैं, बी के, तो बी फीमेल होंगी। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके क्वेश्चन में एंड आए, बट आए, ऑल्सो आए, वाइल आए, ठीक है, जब भी आपके सवाल में और आए, लेकिन आए, भी आए, जबकि आए, तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ये आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन को क्वालिफाई करता है। ये हमेशा किसको डिनोट करता है प्यारे दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, मतलब पहले व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। अब जरा देखो यहां, अगर मान लो एंड ना लगता,
बट लग जाता, ऑल्सो लग जाता, वाइल लग जाता। तो ये जो एंड बट ऑल्सो वाइल लगता है ना, ये तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन ए है, सेकंड पर्सन बी है। तो ये हमेशा किसके लिए लगता है? पहले व्यक्ति के लिए लगता है। क्या किसके लिए लगता है? पहले व्यक्ति के लिए लगता है। अगर मान लो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दूं कि ए इज द मदर ऑफ बी, हु इज द वाइफ ऑफ सी। ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, जो सी की पत्नी है, जो सी की पत्नी है। ठीक है। अब इसका अगर फिगर बनाए तो बोला गया है ए कौन है? बी की माँ है। ए कौन है? बी की माँ है। और हु, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में हु आए, दैट आए, विच आए, जो या फिर जो की आए, तो ये हमेशा सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। ये हमेशा किसको डिनोट करता है? सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। उस स्टेटमेंट में जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अगर मान लो यहाँ हु की जगह क्या आ जाता? हु आ जाता, दैट आ जाता, विच आ जाता, तो ये हमेशा किसके लिए लगता है? दूसरे व्यक्ति के लिए। तो पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। तो आप ये पूरा हटा दो और बी से आगे इंफॉर्मेशन पढ़ो। बी इज द वाइफ ऑफ सी। बी किसकी पत्नी है? सी की पत्नी है। तो सी कौन होगा? पति होगा। तो ये हमेशा किसके लिए लगता है? सेकेंड पर्सन के लिए लगता है। हमेशा किसके लिए लगता है? सेकेंड पर्सन के लिए लगता है। क्लियर है भाई? फटाफट बताओ जरा, क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, पढ़ने लिखने से तो मतलब है ही नहीं आपको, क्योंकि आपको तो अगले 500 साल तक ऐसे ही अत्याचार करना है, बिना नौकरी के माँ बाप के ऊपर बोझ बनना है, अपने दोस्तों के बीच में मजाक का पात्र बनना है, गांव समाज के लोगों के बीच में भी मजाक का पात्र बनना है कि नहीं? तो जितने भी लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं वो कृपया करके या तो टाइम पास करें कहीं और जाके, क्लास अटेंड ना करें। अगर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पढ़िए, नहीं कर रहे हैं तो जाइए कहीं और मौज करिए। इससे अब मेरी शक्ल भी देखो ऐसी है कि मैं आपको मजा करा पाऊंगा तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो आप कोई ऐसा बेहतर जगह ढूंढिए जहां पे आप मजे कर पाए पैसे देके, वरना आप पैसे देके यहां आए तो आपको क्लास तो पढ़नी पड़ेगी। और जितने भी बच्चे अब इसके बाद टॉपिक के अलावा अगर कोई कमेंट करेंगे तो उनको मैं रगड़ के रख दूंगा, ये गारंटी है मेरी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं आपसे। इसके बाद अगर किसी ने उल्टा सीधा लिखा तो मैं रगड़ के रख दूंगा पूरी क्लास में। अगले 4 दिन तक मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो। तो कुछ इसी तरीके से आपको फिगर बनाना होता है किसी भी सवाल का। अगर आप फिगर बनाएंगे तभी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। मेन कला इस पूरे के पूरे टॉपिक में क्या है? इस पूरे के पूरे टॉपिक में मेन कला है कि आपको एक फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर आप फिगर नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, तो अब एक एक करके हम कुछ सवाल लेंगे, उसके फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा एक बार फिगर बनाइए कैसे बनेगा। एक सेकंड रुक जाओ। चलो, अब बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या है? फटाफट बताइए और फिगर बनाने की कोशिश करिएगा। अगर फिगर बनेगा तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। जल्दी जल्दी फिगर बनाइए। प्रकाश कह रहे हैं कि तानिया की तरफ से सॉरी बोलता हूं। अच्छा बेटा, मुझे नहीं पता था कि आप तानिया के रिश्तेदार हैं। आप तानिया के फूफा जी हैं कि किसी भी तानिया की गलती पे आप ही क्षमा मांगेंगे। तो आगे से जब भी तानिया कुछ लिखेगी, मैं फूफा जी प्रकाश जी से जरूर पूछूंगा, फूफा जी से, कि फूफा जी का क्या कहना है, सॉरी बोलेंगे या फिर रहने देंगे? बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
बोलो जरा इसका आंसर निकालो फटाफट। देखो जरा ध्यान से, हम बनाएंगे कैसे फिगर को, बहुत ध्यान से समझना। बोला गया है यहाँ पे कि B इज अ सन ऑफ C, B C का बेटा है। तो यहाँ पे अगर मैं B C का बेटा बनाऊं तो C को इधर, और B कौन है, C का बेटा है। ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। बट C इज नॉट द मदर ऑफ B, लेकिन C B की मां नहीं है। अब आपसे बोला गया B जो है ना वो C का बेटा तो है, लेकिन C B की मां नहीं है। तो होंगे कौन, पापा होंगे। कौन होंगे, पापा होंगे। आगे क्या बोला गया है, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी विवाहित जोड़े हैं, जिसमें अगर सी पुरुष है तो ए कौन होगी, महिला होगी। आगे बोला गया एफ इज अ ब्रदर ऑफ सी, एफ सी के भाई है, तो एफ सी के भाई हम इधर बना लिए। आगे बोला गया डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, डी ई के भाई है, एफ है, सी है, बी है, ए है, लेकिन डी और ई कहीं नहीं दिख रहा, तो अभी इसे छोड़ देते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। बोला ई इज अ डॉटर ऑफ ए, ई किसकी बेटी है, ए की बेटी है, और डी किसका भाई है, ई का भाई है। अब जैसे ही आपने ये फिगर बनाया, सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या बोला गया है बताओ, कि ए के कितने बच्चे हैं। अब जरा देखो ए और सी के कितने बच्चे हैं, तो एक दो तीन, तीन बच्चे हैं। बोला गया है कि हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मम्मी कौन है, बी की मम्मी ए है। और आगे क्या बोला गया है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, तो एक दो तीन और चार, तो ये कितना आएगा, चार। इस पूरे सवाल का आंसर था 3A एंड 4। क्या आंसर था, 3A और 4। क्या आंसर आएगा, 3A एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। 3A और 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 3A 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, आपको सिंपल इसी तरीके से फिगर बनाना है। जैसे ही फिगर बना लेंगे क्वेश्चन का आंसर आएगा। जैसे अगले फिगर का अगला फिगर बनाइए जरा, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और आंसर निकालना है भाई, आंसर जरूर से जरूर निकालना है। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलिए। सर प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, आपने लेट क्लास ज्वाइन किया है, शुरुआत देख लीजिए जाके। प्लस और माइनस क्यों लिखा है, यहां लिखा हुआ है देखो, प्लस साइन हमेशा मेल के लिए यूज करेंगे और माइनस साइन हमेशा फीमेल के लिए यूज करेंगे। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोला गया बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, बी कौन है, पी के पति हैं। अगर बी पति हैं तो पी कौन होंगी, पत्नी होंगी, कंफर्म बात है। आगे बोला कि क्यू ई का एकमात्र पोता है जो डी की पत्नी है। ना क्यू के बारे में पता, ना ई के बारे में पता, ना डी के बारे में पता, तो हम इस स्टेटमेंट को लास्ट में पढ़ेंगे, इसके आगे और पढ़ लो। बोला गया है ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई कौन है, पी की सास है। अब जरा देखो बी पी का पति था तो पी पत्नी होगी, और बोला गया ई पी की सास है। अगर ई पी की सास है तो होगी किसकी मम्मी, किसकी मम्मी होगी भाई, बी की मम्मी होगी। भाई अगर पी महिला है तो इनके पति की माँ ही तो इनकी सास लगेंगी ना। तो बोला गया है ई जो है ना पी की सास है, तो बी की कौन होंगी, मम्मी होंगी। आगे बोला गया क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू किसका पोता है, ई का इकलौता पोता है, तो इन्हीं दोनों का बच्चा होगा। और हु, बताओ ये हु किसके लिए लगा, तो दूसरे व्यक्ति के लिए। पहला व्यक्ति क्यू है, दूसरा व्यक्ति ई है, तो यहां पे हु हटा दो, ई से आगे पढ़ो। ई इज द वाइफ ऑफ डी, ई किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो डी कौन होगा, पति होगा। अब आप जैसे ही फिगर बनाओगे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। पूछा गया बी का डी से क्या संबंध है, और बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी का डी से क्या संबंध है, का अर्थ होता है बी डी का कौन है। इसका अर्थ क्या होता है, बी डी का कौन है। अब आप जरा देखो, बताओ बी जो है ना वो डी का कौन है, तो आप कहोगे सर बी डी का बेटा है। कौन है, सन है, बेटा है, तो राइट आंसर इज सन। क्या आंसर आएगा, सन आएगा, राइट आंसर इज सन। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो अगला प्रश्न आपके सामने है।
जरा एक बार फिगर बनाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताइए भाई। जल्दी जल्दी फिगर बनाइए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए। अगर फिगर बनेगा तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर फिगर बनेगा नहीं तो क्वेश्चन का आंसर आएगा नहीं। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया एक परिवार में ए बी का भाई है। सिंपल, जो बातें बोलते जाए वो आप बातें बनाते जाइए तुरंत, बिना किसी देरी के। जो बात बोलता जाए सवाल वही बात आपको बनाते चले जाना है, और अगर आप बनाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। बोला गया ए बी का भाई है, हमने ये बना लिया। देखो ए कौन है, बी का भाई है। आगे को क्या बोला गया, सी इज द फादर ऑफ ए, सी कौन है, ए का पिता है। आगे बोला गया डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी और ई के बारे में पता नहीं, लेकिन आगे बोला गया ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई बेटी है बी की, और डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी भाई है किसका, ई का। पूछा गया बताओ बी का डी से क्या संबंध है। पूछा गया बताइए बी का डी से क्या संबंध है। इसका मतलब ये बी डी का कौन है। अब आप मुझे बताओ बी डी का कौन है के लिए इसका जेंडर नहीं पता है मुझे, और अगर जेंडर नहीं पता है तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। हो सकता है कि ये पिता हो सकता है कि मम्मी भी हो जाए। बोलो हाँ या ना। हो सकता है कि बी कौन हो, पिता हो सकता है कि मम्मी हो जाए, क्योंकि हमें जेंडर ही नहीं पता है। दूसरा बोला गया डी का चाचा कौन है। अब देखो डी का चाचा, भाई अगर ये पुरुष होगा तभी तो ये चाचा लगेगा ना, पिता के भाई चाचा लगेंगे। अगर मान लो ये महिला हो गई तो ये कौन लगेंगे, मामा लगेंगे। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर भी क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। और बेटा ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो जबरदस्ती क्वेश्चन का आंसर मत दीजिएगा। एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन का भी होगा और वो आपको रुला के छोड़ेगा, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या आया, कैन नॉट बी डिटरमाइन ही आया। अगर मान लो यहां पे डी का चाचा की जगह डी का अंकल कौन है लिखा होता, अगर मान लो अंकल कौन है या फिर चाचा ही कौन है लिखा होता, और एक आपके पास ऑप्शन दिया जाता कुछ इस तरीके से, अगर चाचा ही लिखा होता और आपके सामने ऑप्शन होता डी का चाचा कौन है, और यहां लिखते हैं हम सी ए ई और बी, तब बेस्ट पॉसिबल आंसर, तब ध्यान रखिएगा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होता, आपका ए होता, तब बेस्ट पॉसिबल आंसर ए होता। लेकिन अगर मान लो यहां पे ए ना होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन होता, तो आंसर क्या होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन ही होता। क्लियर है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न जरा एक बार सॉल्व करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। फटाफट बताइए, फटाफट ट्राई करिए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए एक बार फटाफट, तभी निकलेगा क्वेश्चन का आंसर। बिना बनाए क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। कॉपी पेन लेके ट्राई करिए, क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। कॉपी पेन लेके क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करना है। फटाफट बताइए, बताइए भाई हटवाल जी क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। हटवाल जी बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। बोलो भाई, आया इस क्वेश्चन का आंसर। बोला गया है ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या बराबर है, ए और ई एफ के बेटे हैं। देखो ये एफ को बनाया, ए और ई कौन है, एफ के बेटे हैं, तो यहाँ ए को बना दिया, यहाँ ई को बना दिया, ए और ई एफ के बेटे। आगे बोला गया डी 2 बच्चों की माँ है जिनमें एक लड़का है एक लड़की है। अब डी के बारे में पता नहीं कि डी कहाँ बैठेगी और किससे उसकी शादी होगी, ये नहीं पता है। बोला गया बी इज अ सन ऑफ ए, बी किसका बेटा है, ए का बेटा है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। अभी तक कुल 6 लोग थे हमारे पास, कौन, ए बी सी डी ई एफ, और 4 लोग हो गए, 1 2 3 4। अब मान लो अगर मैं, अब देखो पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी डी की शादी करवाने की।
मान लो एफ की शादी हमने डी की शादी हमने एफ से करवा दी, और डी दो बच्चों की माँ है। डी कितनी है? दो बच्चों की माँ है, जिसमें एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है भाई साहब। तो अब सबसे पहले तो हम डी की शादी एफ से इसलिए नहीं करवा सकते, इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे देखो ए और ई एफ के बेटे हैं। ठीक है ना, तो बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे शादी करवा नहीं सकते। ठीक है भाई, तो एफ से मामला बिगड़ गया। सर अगर मैं ई से शादी करवा दूं डी की, तो डी दो बच्चों की माँ है, जिनमें एक लड़का है एक लड़की है। अब जरा ध्यान से सुनो कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन डी से शादी करवाई किसकी? ई की, तो अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात लोग हो गए। और हमें बोला गया है सवाल में कितने लोग चाहिए? छह लोग। तब मैं शादी किससे करवाऊंगा? डी की ए से करवाऊंगा, और डी दो बच्चों की माँ है, जिनमें एक लड़का है और एक लड़की है। तो अब बचा कौन? बची है सी, तो सी इसकी कौन होगी? लड़की। अब जरा देखो, एक दो तीन चार पांच और छह, टोटल छह लोग थे। बोला गया पुरुष महिला की संख्या बराबर है, तो एक दो तीन पुरुष है तो तीन महिला हो जाएंगी, और ये फिगर आपका बन गया। जैसे ही फिगर बनेगा, पूछा गया है कि बताइए सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये सी ए की कौन है? ए की बेटी है, डॉटर है। कौन है भैया? बेटी है, डॉटर है। सी ए की कौन है? बेटी है, डॉटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलो, अगर ये बात क्लियर है दोस्तों, तो अब आ जाते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे। अब फटाफट बताइए क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए फटाफट। फिगर बनाना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। फिगर बनाना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे सारे के सारे बच्चे। एक बार रिपीट किया, आप दोबारा देख लेना वापिस एक बार, फिर नहीं समझ आएगा फिर पूछना। आगे बढ़ जाते तब लिखते हो एक बार रिपीट है। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताओ। देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें तो बोला गया है ए इज द सन ऑफ बी। ए किसका बेटा है? बी का बेटा है। बना दिया फिगर, ए बी का बेटा है। बोला गया सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है, तो बी कौन हो गए? पति देव। आगे बोला गया डी इज द सन ऑफ सी। डी सी का बेटा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए। आगे बोला गया डी इज मैरिड टू ई। डी की शादी ई से हुई है, तो ई कौन होगी? जब डी पुरुष है तो ई महिला होगी। आगे बोला गया ई इज द मदर ऑफ एफ। ई किसकी मम्मी है? एफ की मम्मी है। पूछा गया बताओ ए का ई से क्या संबंध है। ये जो ए है वो ई का कौन है? तो ई का या तो ये अगर बड़ा भाई है तो जेठ लगेगा, छोटा भाई है तो कौन लगेगा? देवर लगेगा। तो एक का ई से क्या संबंध है? इसका मतलब ए ई का कौन है? तो ई के पति का भाई है। कौन है? पति के का भाई। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। आंसर क्या आएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 57% बच्चों ने आंसर दिया। सजीवन, दर्पण, प्रीत, स्टूडेंट, कनिष्क, प्रिंस, यश, आकांक्षा, मिस्टर परफेक्ट और नेहा का आंसर बिल्कुल सही है। तो ब्रदर लिख रहे हैं, भाई बना दिया इन्होंने हैं? यश कुमारी ने भाई बना दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई मारो फटाक से। फटाफट ट्राई मारो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई मारिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बहुत आराम से अगर आप फिगर बनाएंगे तो आराम से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। फिगर अगर आपसे नहीं बन पाया तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर फिगर बन गया तो 100% प्रश्न का उत्तर आएगा। 100% आपके प्रश्न का उत्तर आएगा, अगर फिगर आपने सही से बना लिया तो। ठीक है भाई। बोलो फटाफट बताओ, समय है आपके पास।
बताइए आया आंसर? फटाफट बताइए आंसर आया? आंसर आया भाई, देखो जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। बोला गया नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू। नीरज किसका पिता है? रिंकू का पिता है। अब देखो मैं यहाँ फिगर बना रहा हूं, नीरज जो है ना किसके पिता है? रिंकू के पिता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया? जिया एंड टिया आर द डॉटर ऑफ रूबी। ये आपको पता नहीं है कि जिया और टिया रूबी की बेटी है, पता है, लेकिन कहाँ बैठी ये नहीं पता है, या किसके साथ रिलेशन है ये नहीं पता है। आगे बोला गया हु। अब बताओ हु किसके लिए यूज हुआ? तो जिया और टिया एक पर्सन और रूबी दूसरी पर्सन, तो हु किसके लिए लगा? रूबी के लिए। बोला गया रूबी इज द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू। रूबी जो है ना वो रिंकू की इकलौती बहन है। अगर रूबी रिंकू की इकलौती बहन है, इसका मतलब रिंकू क्या होगा? पुरुष होगा। क्योंकि अगर रूबी के अलावा रिंकू की और कोई बहन नहीं है तो रिंकू खुद क्या होगा? मेल होगा। आगे बोला गया जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, तो यहां हमने बिठा लिया जिया को और यहां बिठा लिया टिया को, और ये दोनों की दोनों कौन है? रूबी की बेटियां हैं। आगे बोला गया विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू एंड गीता। विष्णु जो है ना वो रिंकू और गीता का बेटा है। तो अब देखो रिंकू और गीता की आपस में शादी हो गई, और विष्णु किसका बेटा है? रिंकू और गीता का बेटा है। आगे क्या बोला गया है? नीरज का टिया से क्या संबंध है? नीरज जो है वो टिया के कौन लगेंगे? तो टिया के मम्मी के पापा, और मम्मी के पापा कौन लगते हैं बताओ? मम्मी के पापा कौन लगते हैं? नाना जी लगते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? नाना जी आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर ए। विजय कुमार का आंसर आ गया मामा, वाह। 68% बच्चों ने आंसर दिया है प्रथम, अमित, मनीषा, प्रीत, दर्पण, प्रिंस, हटवाल जी, अनंत, आकांक्षा और अमृत का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई मारो। फटाफट ट्राई मारिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी ट्राई मारिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए दोस्तों। बोलो, फटाफट बताओ। बोला गया विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर ऑफ गौरव। विनीता और अमिता किसकी बहन है? गौरव की। तो गौरव की दो बहनें, एक विनीता है और एक कौन है? अमिता है। ये गौरव की दो बहनें हैं। आशीष इज द फादर ऑफ विनीता। आशीष किसके पिता है? विनीता के पिता है। इसका मतलब आशीष गौरव के भी पिता होंगे, अमिता के भी पिता होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हैं और गौरव का पता नहीं है बहन है भाई है। आगे बोला गया अंश इज द सन ऑफ अमिता। अंश किसका बेटा है? अमिता का बेटा है। तो पूछा गया है बताइए आशीष का अंश से क्या संबंध है? ये जो आशीष है वो अंश के कौन लगेंगे, ये पूछा गया है कि आशीष का अंश से क्या संबंध है, मतलब आशीष अंश के कौन लगेंगे? तो अंश के मम्मी के पापा है। मम्मी के पापा कौन लगते हैं? नाना जी लगते हैं। मम्मी के पापा कौन लगते हैं? नाना जी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। मनीषा, कनिष्क, प्रीत, प्रिंस, दर्पण, मौसमी, आदर्श, श्रेयांशु, हर्ष और यश कुमारी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। फटाफट ट्राई करो, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करिए। बोला गया महेंद्र नमन का बेटा है, जो रीमा की माँ का भाई है। महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित? जल्दी जल्दी बताओ। बोला गया महेंद्र इज द सन ऑफ नमन। महेंद्र किसका बेटा है? नमन का बेटा है। नमन इज द ब्रदर, देखो ये नमन हु किसके लिए लगा? नमन के लिए। तो नमन इज द ब्रदर ऑफ रीमास मदर। नमन जो है ना वो रीमा की मम्मी
रीमा की मम्मी का भाई कौन है? नमन है। रीमा की मम्मी का भाई कौन है? नमन है। तो बोला गया महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है? ये महेंद्र रीमा का कौन लगेगा? तो कजिन लगेगा। कौन लगेगा? कजिन। तो यहां से अगर आप देखें तो हो सकता है कि ये जो है ना, आपस में अगर भाई बहन है तो ये कौन लगेगा भाई? मामा लगेगा। तो मामा का बेटा। लेकिन आप मामा का बेटा नहीं कह सकते, आपका आंसर क्या आएगा? कजिन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 30% बच्चों ने आंसर दिया है, सब आंसर मारा है। अमृत, मौसमी, निखिल, राहुल, श्रेयांशु, चयन, मोनी, कनिष्क, रागिनी और प्रिंस का आंसर सही है। बाकी सुविधा से जो दिख गया है वो उत्तर मारा है आप लोगों ने, वो उत्तर आपका आया है। ऐसे आंसर दोगे? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर सही बता दो फटाफट। क्या आंसर आएगा? बताओ भाई। बोलो। बोला गया जी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एस। जी एस के दादा है। अगर एस के दादा हैं तो एस के पिता होंगे कौन? जी। तो जी कौन है? एस के दादा है। बी हैज ओनली टू सन, ई एंड एफ। बी के केवल दो बच्चे, ई और एफ है। ए एंड बी आर ओनली सन ऑफ जी। ए और बी जी के बेटे हैं। तो हो सकता है कि ए ये भी हो जाए, हो सकता है बी भी हो जाए, है कि नहीं? तो ए और बी कौन है? जी के केवल दो ही बेटे हैं। आगे बोला गया बी हैज ओनली टू सन। बी के केवल दो बच्चे हैं। वो कौन कौन है? ई और एफ है। वो कौन कौन है? ई और एफ। इसका मतलब ये प्लस वाला डेफिनेटली कौन है? ए है। ठीक है। तो बोला गया हु इज द फादर ऑफ एस। एस के पिता कौन है? ए है। एस के पिता कौन है भैया? ए है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अमृत, केसरी, नितेश, मौसमी, प्रथम, श्रेयांशु, हटवाल जी, प्रीत, दर्पण और मोनी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों ब्लड रिलेशन के, और इसी प्रकार के सवाल आगे की क्लासों में भी हम करने वाले हैं। बस इसका एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ब्लड रिलेशन करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि पूरा सवाल आपको पढ़ना पड़ेगा, और पूरा सवाल पढ़ने के बाद आपको एक छोटी सी फिगर बनानी पड़ेगी। अभी हमने पजल फॉर्म वाले सवाल लिए थे, है ना? तो कल की क्लास में पजल फॉर्म और उसके बाद पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक बार आप जरूर से जरूर जरूर से जरूर जरूर से जरूर आप आज की क्लास को रिवाइज करके आइएगा। अगर आप आज की क्लास को रिवाइज करके आइएगा तो अगली क्लास में 100% आपसे सवाल अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।